Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के रिगार्डिंग। ये काउंटर टेररिज्म यूनिट होती है जो कि एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास करके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाने का आइडिया आफ्टर मैथ देखने के बाद आया था ऑपरेशन निस्तार का। हमारे स्टेटमेंट हैं, ये हमारी दोनों स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है हमें ये बतानी है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही या दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी 1986 के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 जिसे नाम दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर मानेसर गुड़गांव के अंदर, जिसे हम अभी गुरुग्राम बुलाते हैं, नाम चेंज कर दिया गया है इसका। पहले भी यही था, बीच में गुड़गांव कर दिया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाने के पीछे आइडिया है ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था उसके आफ्टर मैथ के बाद बनाया गया था, क्योंकि इसके अंदर अक्षरधाम टेम्पल के अंदर अटैक कर दिया गया था, असैसिनेशन किया गया था हमारी जो फॉर्मर पीएम थी इंदिरा गांधी उनका, ताकि हम कॉम्बैट कर पाएँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको और प्रोटेक्ट कर पाएँ हमारे स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ऑपरेशन निस्तार है वो ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन था जिसे कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन निस्तार, जो कि लीड किया गया था सक्सेसफुली, जिसके अंदर सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया गया था 38 इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड, कहाँ पे, जो स्कोत्रा आइसलैंड है यमन का, उसके अंदर। और ये आफ्टर मैथ थे साइक्लोन मेकेनू का। आप देख सकते हैं ये एनएसजी का लोगो है और ये हमारे एनएसजी कमांडोज हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च की है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हरियाणा। देख लेते हैं इसे। ये स्कीम है अनाउंस की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से ओकेजन पे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इनिशिएटिव के अंदर क्या किया गया है? ऑनर किया गया है उन लोगों को ट्रीज देकर जिनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है, 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, जो कि ह्यूमैनिटी का जिन्होंने सर्व किया है ह्यूमैनिटी को के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर उनको प्रोवाइड की जाएगी कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके पोल्यूशन को, और प्रोवाइड किए जाएंगे शेड्स ऐसे ही। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है आई फैमिलिया, ये एक न्यू ग्लोबल डाटाबेस है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटरपोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये इंटरपोल के द्वारा दिया गया है। इंटरपोल है ये, इसने लॉन्च किया है न्यू ग्लोबल डेटाबेस, जो इसका नाम दिया गया है आई फैमिला। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा जो लोग मिसिंग हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जीन के साथ में उनका मैच किया जाएगा, डीएनए का, उनके डीएनए का जो मैच किया जाएगा उनके रिलेटिव्स के डीएनए के साथ में, जो लोग मिसिंग हैं उनका, और पता लगाया जाएगा उनके बारे में। फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे कॉमनली इंटरपोल बुलाया जाता है। और इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल पुलिस के अंदर, और इसके अंदर कोऑपरेशन किया जाता है ताकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग और बाकी सारे क्राइम्स को रोका जा सके। इंटरपोल है, उसके अंदर 194 मेंबर्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, मतलब कि मोस्टली कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, और ये इस वजह से इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी बुलाया जाता है। इसके अंदर जो भी डिसीजंस हैं इंटरपोल से रिलेटेड, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा दिए जाते हैं, जो कि इसकी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, जो कि हर साल मिलती है। ये यूनिट नहीं है यूनाइटेड नेशन की, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है, जो कि 1923 के अंदर बनाया गया था। और सभी कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरपोल को होस्ट करती हैं, और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी ये लिंक करती है नेशनल पुलिस को ग्लोबल नेटवर्क के साथ में, मतलब कि हमारे जो सीबीआई हैं वो एनसीबी हैं, हर देश के अंदर एक एनसीबी होती है, तो उसके लिए ताकि
ताकि इंटरनेशनल पुलिस के साथ में, इंटरपोल के साथ में काम किया जा सके, तो उसके लिए इंडिया के अंदर CBI है। अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो इंडियन नेवी का 30 ईयर सबमरीन प्लान है उसके रिगार्डिंग इंडिया के पास में के अंदर इंक्लूड किया गया है कि इसके अंदर 24 कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएंगी 2030 तक। इसके अंदर प्रोजेक्ट है 75-1 और प्रोजेक्ट 75, ये पार्ट हैं इस प्लान के। प्रोजेक्ट 75-1 और प्रोजेक्ट 75 ये दोनों इस प्लान के पार्ट हैं। INS अरिहंत और INS अरिघाट ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं जो कमीशन है इस प्लान के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबमरीन कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। फिर जान लेते हैं इसके बारे में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसने ये जून 1999 को बनाई गई थी, इन्होंने अप्रूव किया था 30 ईयर जो सबमरीन प्लान है, सबमरीन बनाने का प्लान है, जिसके अंदर इंक्लूड है 24 जो कन्वेंशनल सबमरीन बनाना इंडिजिनियसली, मतलब कि हम खुद बनाएंगे, किसी और का सपोर्ट नहीं लेंगे 2030 तक। P75-1 ये इसने सक्सीड किया है जो प्रोजेक्ट 75 P75 था उसको। इसके अंदर क्या है, जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं कलवरी क्लास की, जो कि बेस्ड हैं स्कॉर्पियन क्लास, के अंदर इनको बिल्ड किया जाएगा MDL के द्वारा। MDL क्या है, ये एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है मैज़ागन डॉक लिमिटेड। और तीसरी जो सबमरीन है INS करंज, ये कमीशनड है मार्च 2021 से। टोटल 24 सबमरीन्स हैं, उनमें से 6 सबमरीन्स ऐसी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी हमारे पास में। और इंडिया के पास अभी सिर्फ एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत। INS चक्रा ये भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कि हमने लीज पर ली थी रशिया से। ये हमारे इंडिजिनियसली नहीं बनाई गई है बल्कि हमने दूसरे देश से किराए पर ली हुई है, जो कि जल्द ही उस कंट्री को, रशिया को वापस दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को एंटी हेल गन के रिगार्डिंग। ये इसके अंदर मिक्सचर है एथिलीन गैस का एयर के साथ में इसके अंदर यूज़ किया गया है एथिलीन गैस का एयर के साथ में, और ये जनरेट करती है शॉक वेव्स ताकि प्रिवेंट किया जा सके हेल्थ स्टोन का फॉर्मेशन है उसको। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज इसके अंदर एथिलीन नहीं एसिटिलीन गैस का यूज़ किया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया, एसिटिलीन गैस का यूज़ किया गया है एयर के साथ में, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। फिर एंटी हेल गन है, ये मशीन है जनरेट करेगी शॉक वेव्स ताकि डिस्टर्ब किया जा सके जो हेल्थ स्टोन्स की क्लाउड्स के अंदर। लामू पोर्ट, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, लामू पोर्ट, ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये कहाँ पर, कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, ईरान, अमेरिका, यमन या फिर केन्या। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, केन्या के अंदर। केन्या ये इसने रिसेंटली लॉन्च किया है जो न्यूएस्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है लामू पोर्ट के ऊपर, जो कि एक पोर्ट है जिसके अंदर एम्बिशियस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा लामू से, जो कि एक स्मॉल आर्किपेलागो है नॉर्थ, और किसके नॉर्थ में, मोम्बासा, केन्या के अंदर। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है इस प्रोजेक्ट के अंदर, केन्या, साउथ सूडान और इथोपिया। लामू प्रोजेक्ट है वो केन्या के अंदर सेकंड डीप वाटर प्रोजेक्ट बनने वाला है मोम्बासा के बाद में, मतलब कि सबसे पहले बनाया गया था वो मोम्बासा था और अब बनाया जा रहा है वो लामू पोर्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। वैसे हमें डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रह जाता है उसके बारे में। इस पोर्ट का पार्ट है वो वाइडर है, क्योंकि इसके अंदर $23 बिलियन US डॉलर्स हैं, उनको यूज़ किया जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है ये तो मैंने बता दिया आपको। लामू पोर्ट के अंदर साउथ सूडान और इथोपिया एक साथ मिलकर काम करेंगे इस ट्रांसपोर्ट बनाने में, इसलिए इसका नाम रखा गया है LAPSSET। ये कॉरिडोर है, ये बनाया जाएगा चाइना के द्वारा, चाइना की कंपनी है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके द्वारा बनाया जाएगा। और इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर क्या होगा,
कंप्राइज किए जाएंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रेलवे लाइन लगाई जाएंगी, ऑयल पाइपलाइन बनाई जाएंगी, रिफाइनरी बनाई जाएंगी, रोड नेटवर्क बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ पे? आईसीएलयू के अंदर, आईसीएलयू लामू के अंदर, और कागो मांदा बे के ऊपर, जो कि एक रिजॉर्ट सिटीज़ है। यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं। ये लामू पोर्ट है इंडियन ओशन के पास में। केन्या की कैपिटल है वो नैरोबी है। इसे सोमालिया, इथोपिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया ये सब टच करते हैं। और लेक विक्टोरिया भी देखने को मिलती है आपको यहीं पे, और लेक रुडोल्फ भी देखने को मिलती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस है ब्लैक कार्बन एमिशन के? इन्फ्लुएंस करती है ये क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। फिर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है क्रॉप की, हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसल होती है उसकी पहले ही डेथ हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है वो। ये इंक्रीज़ करती है एल्बिडो को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। सेकंड जो फाइनल स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। चलिए देख लेते हैं। ब्लैक कार्बन है ये किसके द्वारा बनती है? जो कंबस्टन किया जाता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन किया जाता है फॉसिल फ्यूल का, वुड का और अदर फ्यूल्स का, इसकी वजह से ये बनती है। और ब्लैक कार्बन है ये ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहती है, ये शॉर्ट लिव्ड, ये कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रहती है, कुछ एक वीक के अंदर ही रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर के अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके इम्पैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर ब्लैक कार्बन है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसे कि क्लाइमेट के ऊपर। क्राइसोफेयर के अंदर स्नो और आइस होती है, उसको एक क्राइसोफेयर बुलाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर, ह्यूमन हेल्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। और इसके अंदर इसके इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ब्लैक कार्बन वो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके अंदर, एक्टिवली ये इफेक्टिव है किसके अंदर? एब्जॉर्व करने के लिए लाइट के अंदर, और हीटिंग करने के लिए जो सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर। CO2 का जो इम्प्लीकेशंस होता है उससे ये 462 लेकर 1500 टाइम्स ज़्यादा, मतलब इतने गुना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर इन्फ्लुएंस ये किस किस के अंदर इन्फ्लुएंस करती है? क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर इम्पैक्ट डालती है, जो रीजनल सर्कुलेशन है उसके अंदर, रेनफॉल पैटर्न्स के अंदर ये डिपॉजिट हो जाती है, आइस और स्नो के अंदर। ब्लैक कार्बन है वो को एमिटेड पार्टिकल्स हैं, ये रिड्यूस कर देती हैं सरफेस को, के एल्बिडो के सरफेस को ये रिड्यूस कर देती हैं, बनाती नहीं है। इसलिए हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट है वो गलत हो गई थी, हीट को सरफेस से। इसका रिजल्ट क्या होता है? आर्कटिक और ग्लेशियर रीजन, जैसे कि हिमालयन रीजन है उसके अंदर मेल्टिंग करवा देती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये हमारी जो बर्फ़ वाली जगह होती है वहाँ पे मेल्टिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ जाता है। और वाटर लेवल की वजह से आपको पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कॉमन मेथड और ट्रीटमेंट के लिए। कॉमन मेथड्स हैं जो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के बायोमेडिकल वेस्ट के, उसके बारे में जान लेते हैं। इंक्रीमेशन है येलो कैटेगरी, इंक्रीमेशन यूज़ किया जाता है येलो कैटेगरी वेस्ट के लिए। ऑटो कैल्विंग की जाती है, ऑटो कैल्विंग की जाती है किसके लिए? रेड कैटेगरी वेस्ट के लिए। और स्टीरिलाइजिंग और श्रेडिंग की जाती है वाइट शार्प वेस्ट के लिए। जो शार्प वेस्ट आप समझ सकते हैं, नीडल्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। इनमें से कौन सा जो कोड है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं इसके बारे में। एक रिपोर्ट जिसका टाइटल दिया गया है स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2021, ये रिलीज़ की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। इसने कहा है कि 2,03,000 किलोग्राम कोविड बायोमेडिक जनरेट हो रहा है हर दिन मई के अंदर, इस साल के अंदर मई के अंदर। और जो कि रफली है, जिसका अगर हम आइडिया लगाते हैं, कंपेयर करते हैं नॉन बायोमेडिकल वेस्ट, नॉन कोविड बायोमेडिकल वेस्ट से, तो ये उसका 33% है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट है वो रिक्वायर करता है उसे, उसके अंदर क्या किया जाता है? सेग्रीगेट किया जाता है। 4 अलग अलग कलर कोड दिए गए हैं, कलर कोड कैटेगरी दी गई हैं, जिसके अंदर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किया जाएगा मेथड्स के द्वारा, जो कि उसके अंदर पहले से ही बताए गए हैं। जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारा रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016, इसके अंदर जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर रूल्स बताए गए हैं। इस वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है? जनरल वेस्ट, जिसे हम किचन वेस्ट भी बुलाते हैं, उसको
जैसे कि हम पेपर है, टिश्यूज़ हैं, वाटर बॉटल हैं, कैंस हैं, उनको ग्रीन उसके अंदर डाला जाता है, ग्रीन बॉक्स के अंदर डाला जाता है और इसके अंदर डिस्पोजल किया जाता है इनक्रिएशन के द्वारा और इसे सिक्योर कर दिया जाता है लैंड फिलिंग के थ्रू। फिर जो रेड वाला है इसके अंदर क्या क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स और प्लास्टिक वेस्ट है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और इसके अंदर ऑटो कैल्विंग की जाती है और इसे भी सिक्योर कर दिया जाता है लैंड फिलिंग के द्वारा। फिर इन्फेक्टेड वेस्ट है जैसे कि सॉइल्ड है, एनाटॉमिकल है, केमिकल लिक्विड है या फिर साइटोटॉक्सिक्स है, लेबोरेटरी वेस्ट है, एक्सपायर्ड है जो कि, या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं उनकी क्या की जाती है, एक्टिव कैल्विंग भी की जा सकती है और जो प्लाज्मा पायरेसिस और इनक्रिएशन भी किया जा सकता है और इसे डीप ब्यूरिंग। फिर क्या है, जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर ग्लासवेयर्स को डाला जाता है जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, मेटलिक इम्प्लांट्स हैं, ग्लासवेयर है, ग्लासवेयर मटेरियल है, एक्सपेक्ट किया जाता है साइटोटॉक्सिक्स को। इसके अंदर डिस्पोजल का कौन सा यूज़ करते हैं वे, ऑटो कैल्विंग भी की जाती है इसके अंदर और जो प्लाज्मा इनक्रिएशन भी किया जाता है और इसके अंदर इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है। फिर शार्प चीज़ें जैसे कि नीडल्स हैं, कट ग्लासेस हैं, उन सबको क्या किया जाता है, उनको ऑटो कैल्विंग की जाती है और शार्प पिट जो शार्प मतलब कि एक नोक वाला गड्ढा बनाकर उसके अंदर डाल दिया जाता है और ये कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग, जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जो कि न्यूज़ में देखने को मिला है रिसेंटली। ये एक टूल बॉक्स है जो प्रोवाइड करवाएगा इनसाइट्स ताकि स्टेटस है जो स्कूल्स एजुकेशन का उसके बारे में इंडिया के अंदर उसे इम्प्रूव किया जा सके। टीचर्स को रैंक दी जाएगी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उनके स्कूल्स के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है पीजीआई, ये टूल है प्रोवाइड करवाने के लिए जो स्कूल के स्टेटस है उसको इंसाइट करने के लिए जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी और यूटीज़ के अंदर भी। इसके अंदर की लेवरेजेस क्या हैं कि ये ड्राइव करेगी जो परफॉर्मेंस है क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी जिसे हम डोजल बुलाते हैं, इसने इसे डिज़ाइन किया गया है पीजीआई को ताकि कैटलाइज किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाए जा सके स्कूल एजुकेशन के फील्ड के अंदर। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर 70 पैरामीटर्स डाले गए हैं। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो टी सेल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है। टी सेल्स हैं वो बॉर्न होती हैं हेमाटोपोटिक स्टीम सेल्स के द्वारा जो कि पाई जाती हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। ये डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो कि प्रेजेंस होती हैं हमारे जो टी सेल रेसिपिएटर होते हैं सेल्फ जो इनके अंदर उनकी जो उन सेल्स की सरफेस के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। टी सेल ऐसी दिखाई देती हैं। टी सेल एक टाइप है लिम्फोसाइट का। टी सेल के अंदर इम्पोर्टेंट टी सेल क्या है, हमारा जो इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को एडेप्टिव बनाने के लिए। और टी सेल्स हैं वो इजीली डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। उनके जो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि प्रेजेंस होते हैं टी सेल की रेसिपिएटर जो उनकी सरफेस है, सेल की सरफेस है, उसके ऊपर पाए जाते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।